नौजवान चीखने लगा, मैं किसी दिमागी मर्ज का शिकार हो गया हूँ। मैं किसी सूरत रूहों पर यकीन नहीं रखता। और ये सुनते ही सामने मौजूद रूह फुनकारी और आंखों से चिंगारी निकलने लगी। जुर्म 7 पर्दों में क्यों न किया जाए, हर हाल में अपना असर रखता है। यकीन नहीं तो कहानी सुनकर देखिए। सिकंदर ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और गाड़ी चलाते हुए गाड़ी पर नजर डाली। वो चंद ही मिनटों में अपने आबाई फार्म हाउस पहुंचने वाला था। इस वक्त वो बहुत दिल शिकस्ता था। इसके सपनों का महल धड़म से जमीन बोस हो चुका था और वो बेबसी से इसके मलबे पर मातम मना रहा था। आज सुबह तक इसकी दुनिया रंगारंग थी। वो बहुत ही खुश और मुतमिन था। इसे यकीन था कि उर्वा मोहब्बत की देवी बनकर इस पर मेहरबान हो चुकी थी। इसने इससे शादी करने का फैसला कर लिया था। आज वो इसे सरप्राइज देते हुए शादी का प्रपोजल पेश करने का इरादा रखता था। वो इन्हीं सोचों में सरशार आज वक्त से पहले दफ्तर जा पहुंचा। इसे एक कमरे से उर्वा की बातें करने की आवाज सुनाई थी तो वो बेअख्तियारी खामोशी से दरवाजे के बाहर झांकने लगा। इसे गुफ्तगू से पता चला कि उर्वा इसके बिजनेस पार्टनर अतीक से गुफ्तगू में मशगूल थी। वो दोनों मिलकर इसकी मोहब्बत और सादगी का मजाक उड़ा रहे थे। इससे पता चला कि उर्वा दर हकीकत अतीक की दोस्त थी और वो अतीक के कहने पर ही इस पर मेहरबान हुई थी। अतीक इसे बेवकूफ बनाकर तमाम कारोबार के शेयर्स अपने नाम करवाना चाहता था। सिकंदर के ख्वाबों का महल यक लख्त मसमार हो गया था। इसका सारा जिस्म तड़प उठा था। इसे पहली बार एहसास हुआ था कि इंसान कितनी बेबस मखलूक है। कल तक इसे उर्वा की मोहब्बत व चाहत पर यकीन था। अतीक इसका जिगरी यार और पार्टनर था, मगर आज इसकी जिंदगी के ये दोनों अहम किरदार एक झूठ, एक धोखा साबित हुए थे। इसे अपनी जिंदगी यक लख्त वीरान सी लगने लगी थी। वो जज्बाती तौर पर इतनी तोड़ फोड़ का शिकार हो गया था कि वो किसी की नजरों में आए बगैर गांव की तरफ निकल आया। वो जानता था कि इसके बाबा मलक हयात जब भी कुछ तन्हाई चाहते थे तो शहर की रंगीनियों से मुंह मोड़कर फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाते थे। अब काफी अरसे से इन्होंने कारोबारी मसरूफियत के बाइस फार्म हाउस का रुख नहीं किया था। इसने सोचा कि बजाय वो सबको खुद पर हुई वारदात की तफसीलात सुनाकर अपना मजाक बनवाए, क्यों ना वो अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए तन्हा रहकर खुद को इस सदमे से निकालने की कोशिश करे। सूरज तकरीबन गरूब हो चुका था जब वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा। इसने गाड़ी पार्क की और फार्म हाउस की अंदरूनी इमारत की जानब चल पड़ा। सर्दियों की आमद थी। फार्म हाउस बंद पड़ा था। वैसे भी ये फार्म हाउस गांव से काफी दूर वाक़या था। नौकर सिर्फ उन्हीं दिनों में फार्म हाउस पर आते थे जब वो लोग छुट्टियां गुजारने आते थे। सिकंदर को याद आया कि आखिरी मर्तबा वो 10वीं जमात के इम्तिहानात के बाद छुट्टियां गुजारने यहाँ आया था। वो सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर ठिठक कर रुक गया। एक नौ उम्र लड़की सदर दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। इसका हुस्न इसके पुराने कपड़ों से भी छलका जा रहा था। लड़की के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। इसकी गर्दन पर और चेहरे पर भी काटने के और तशद्दुद के निशानात साफ नजर आ रहे थे। सिकंदर को एहसास हुआ कि लड़की किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी। इसने खंखारते हुए लड़की की तवज्जो हासिल की। लड़की इसे देखकर दंग सी रह गई। सिकंदर ने मलामत से पूछा, बीबी तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? लड़की इसकी आवाज सुनकर उछल पड़ी। वह हैरत से बोली, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मेरे रोने की आवाज भी सुन सकते हो। सिकंदर को इसकी बातें बहुत अजीब सी महसूस हुई। इसे लगा कि लड़की शायद माली बाबा की बावली बेटी थी जिसका जिक्र इसके बाबा अक्सर करते रहते थे। इसने लड़की को जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि लड़की चीखती चिल्लाती बाग की तरफ भाग खड़ी हुई। वो यही चिल्ला रही थी, वो आ गया है हमारा मसीहा। सिकंदर ने सर झटका और सोचा, पागल औलाद भी किस कदर बड़ी आजमाइश है। बेचारे माली बाबा पता नहीं कैसे इसे अकेले संभालते होंगे। इसने तासुब से सर हिलाया, झुककर सीढ़ियों पर पड़े बड़े गमले के नीचे से घर की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इसने कमरों की बत्तियां जलाई और सोफे पर गिर सा गया। वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बुरी तरह थक चुका था। सोफे पर पड़े पड़े ही जल्दी इसकी आंख लग गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख किसी गैर मामूली कारण से खुल गई। निशिस्तगाह में बत्तियां बुझी हुई थी।
कमरे में गैर मामूली ठंडक का एहसास था। खामोशी बहुत ही मुहीब थी। ऐसे लगता था जैसे खामोशी नोहा करने में मसरूफ थी। वो उठकर बैठ गया। जब इसकी आंखें अंधेरे से आशना हुई तो इसने देखा एक इंसानी जिस्म कलीन पर बेहिस्सा हरकत पड़ा हुआ था। सिकंदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे माली बाबा की पागल बेटी का ख्याल आ गया। इसने उठकर साइड टेबल पर हाथ मारा। इसके हाथ में शमादान और माचिस लग गई। इसने मोमबत्ती को जलाया। कमरे की तारीकी अब कुछ कम हो चुकी थी। वो सहमा सहमा सा शमादान लिए हुए इंसानी जिस्म के करीब पहुंचा। इसने देखा वो जिस्म किसी जवान लड़की का था। उस लड़की ने बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। इसकी चोली और गागरा बहुत ही रंगीन था। इसकी नाजुक कमर पर बहुत ही खूबसूरत तलाई कमर बंद बांधा हुआ था। लड़की के बाल स्याह और तवील थे मगर इस वक्त खून में तर थे। इसके सर पर भी एक रंगीन रुमाल बांधा हुआ था। सिकंदर ने डरते हुए इसके जिस्म को हिलाया। लड़की का चेहरा अब मुकम्मल तौर पर सिकंदर के सामने आ गया। लड़की जब जिंदा होगी उस वक्त वो बहुत खूबसूरत रही होगी मगर इस वक्त इसका हसीन चेहरा खून से भरा हुआ था। इसकी खूबसूरत सबज आंखें जिंदगी से महरूम पथराई हुई थी। वो हसीन लड़की जो किसी वक्त में जीती जागती एक क़यामत होगी। उस वक्त वो महज एक बेजान सर्द लाश थी। ऐसे महसूस होता था जैसे किसी ने इसका चेहरा किसी चीज से मार मार कर कुचल कर रख दिया था। लड़की की हालत बताती थी कि इसे मारने वाला कोई सफाक कातिल था। ये लड़की माली बाबा की बाबली बेटी हरगिज नहीं थी। सिकंदर के माथे पर पसीना आ गया। अचानक मुर्दा लड़की में हरकत हुई। इसने सिकंदर का हाथ कसकर पकड़ लिया और करहाते हुए बोली, बाबूजी मैं मरना नहीं चाहती थी मगर देखो ना मेरे साथ क्या जुल्म हो गया है। इसका हलक खौफ से खुशक हो गया। इसके होंठों से एक दबी दबी सी चीख निकल गई और इसके कपकपाते हाथों से शमादान नीचे गिर गया। सिकंदर बहुत शदीद डर गया था। पहला ख्याल इसे यही आया कि वो किसी गुनौनी चाल का शिकार हो चुका था। अतीक और उर्वा ने मिलकर इसे किसी बेगुनाह के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया था। वो किसी लाइव शो का हिस्सा बन चुका था जिसे किसी चैनल पर टेलीकास्ट किया जा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उर्वा और अतीक या टीवी की टीम को इस बात का इल्म कैसे हुआ था कि वो फार्म हाउस आ गया था। इसकी आंखों के आगे फांसी का फंदा नाच रहा था। वो जानता था कि अगर ये वाकई कत्ल की वारदात थी तो पुलिस इसकी बेगुनाही तस्लीम करने वाली हरगिज नहीं थी। वो हाँफते हुए सोचने लगा कि अब इस मुश्किल से वो कैसे बाहर निकले। इसने खुद को हिम्मत दी और इसने कांपते हुए शमादान ढूंढकर दोबारा रोशन किया। शमादान की रोशनी में एक अजीब मंजर इसके सामने था। इसने बेयकीनी से अपनी आंखें मली। निशिस्तगाह का क्लीन साफ सुथरा इसके सामने मौजूद था। लड़की के जिस्म का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इसने भागकर सारे कमरे चेक किए मगर इसे कहीं भी कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। सदर दरवाजा भी लॉक था। वो थक हार कर अपने बेडरूम को लॉक करके लेट गया मगर इसे खौफ और बेचैनी के मारे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते सिकंदर गांव चला गया। इसने जरूरत की चीजें मुकामी करियाने की दुकान से खरीदी और फिर इसने फार्म हाउस के नौकरों को काम पर आने के लिए कहा। 2-3 ने तो साफ इनकार कर दिया। इसके पूछने पर इन्होंने बताया कि फार्म हाउस सेबज़दा था, वहाँ रूहों का बसेरा हो गया था। इसकी तफ्तीश करने पर उन्होंने बताया कि ये तमाम आफत माली की बाबली बेटी के गुम हो जाने पर आई है। बेटी के गुम हो जाने के बाद माली बाबा भी बीमार हो गया था और चंद दिनों के अंदर अंदर वो भी इस गम में चल बसा था। माली बाबा की मौत के बाद फार्म हाउस में अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। नौकरों को अपनी जान प्यारी थी इसलिए इन्होंने वहां जाना तर्क कर दिया था। सिकंदर इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। इसके असरार करने पर नौकर इस शर्त पर राजी हुए कि मगरिब की नमाज से पहले पहले वो काम से छुट्टी कर लिया करेंगे। सिकंदर के लिए ये तमाम सूरत हाल बहुत गैर मुतवक्का थी मगर वो ये पुर असरार गुत्थी सुलझाए बिना वापस शहर नहीं जाना चाहता था। गांव में आधा दिन गुजार कर घूम फिर कर वो फिर फार्म हाउस पहुंचा तो इसने देखा नौकर जाने की तैयारी में थे मगर इन्होंने कमरे साफ कर दिए थे। मासी शादा ने खाना बनाकर रोटियां पकाकर रख दी थी। नया माली फार्म हाउस के बाग को तरतीब से काट छान चुका था। इसने ना चाहते हुए भी इन्हें रुखसत होने की इजाजत बारी दिल से दे दी। इसने ना चाहते हुए भी अकेले बैठकर खाना खाया। फिर इसने अपनी कॉफी बनाई और बाहर पड़ी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया।
अचानक इसकी तवज्जो सामने पड़े लकड़ी के खूबसूरत झूले पर पड़ी। इसने हैरत से सोचा, बाबा ने कब से ये शौक पाल लिए। वो कॉफी का मग पकड़े झूले के पास गया। झूला कारीगरी का एक नादर नमूना था। इस पर बिछे गद्दे पर पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। इसने बेख्तियारी पत्ते गिराए। अचानक इसके हाथ किसी चीज से टकराए। इसने बेख्तियारी उस चीज को पकड़ लिया। इसका दिल उछलकर इसके हलक में आ गया। इसके हाथ में वही खूबसूरत कमरबंद था जो इसने कल रात मकतूल लड़की की कमर पर बंधे हुए देखा था। इसने बेख्तियारी इसे छोड़ दिया। वो एक जनकार करता जमीन पर गिर गया। सिकंदर की पेशानी पसीने से तार हो गई। इसने बेबसी से सोचा, इसका मतलब है कि कल रात यहाँ कुछ हुआ जरूर था, मगर क्या हुआ था? इसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। इसने सुरख ईंटों के फर्श पर नजर दौड़ाई। कमर बंद वहाँ से गायब था। इसे लगा जैसे इसके असाब जवाब देते जा रहे थे। वो भागता हुआ घर में चला आया। जैसे वो घर में दाखिल हुआ, इसे एक मुतरन्नम हंसी सुनाई दी। वो बेअख्तियार आवाज की सिमत भागा। इसने वाज़िह तौर पर पायल की पुकार और चूड़ियों की जनकार सुनी। तेज कदमों से इसके आगे भाग रहा था, मगर वो इसे देखने में नाकाम था। वो ऊंची आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। उर्वा, अतीक, मेरे साथ गुनौने खेल मत खेलो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहीं पर हो। इसकी आवाज अपनी बास गश्त में ही गुम होकर रह गई। जनाना हंसी, पायल और चूड़ियों की जनकार अचानक ही गुम हो गई। घर में दोबारा से खामोशी का राज था। सिकंदर जान चुका था कि अतीक और उर्वा मिलकर इसे पागल बना रहे थे। वो जोर से चीखकर बोला, मैं किसी ओछे हथकंडे से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लोग जो मर्जी करो, मैं जांचे में आने वाला नहीं हूँ। इसने चंद किताबें मुताले के कमरे से ली। अपने कमरे में लेटकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते इससे नींद आ गई। इसकी आंख खुली तो इससे कुछ गैर मामूली एहसास हुआ। कमरा बर्फसार बना हुआ था। इसने गहरा सांस लिया। वो अपने मुंह से निकलती बाप देकर हिरा रह गया। इसने सोचा, इतनी सर्दी कब से होने लगी। अचानक इसे दबी दबी सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। वो खौफ से पसीने में नहा गया। इसके अलावा घर में कोई जी रूह मौजूद था। इसने कमरे के कोने में पड़ा अपना बल्ला उठाया और दबे पांव आवाज की सिमत चला। आवाज इसके साथ वाले बेडरूम से आ रही थी। इसने आस्था से थोड़ा सा कमरे का दरवाजा खोला। कमरा चांदनी से रोशन था। मोतिये और गुलाब की खुशबू हवा के जोर पर आ रही थी। कमरे के वस्त में बिछे पलंग पर कोई लेटा हुआ था। तेरे के बाइस इसके नकूश वासिया नहीं हो रहे थे कि ढीले डाले रंगीन कपड़ों में एक बंजारन इसके इंतहाई करीब खड़ी थी। औरत की कलाई मर्द ने थाम रखी थी। औरत कसमसाते हुए अपनी कलाई मर्द से छुड़ाना चाह रही थी। इसके अंदाज में ग्रेस साफ नजर आ रहा था, जबकि मर्द अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इसे अपनी जानब खींचने में मसरूफ था। मर्द की पेश कदमी देखते हुए कांप रही थी। औरत दबी दबी आवाज में बोली, बाबू, मैं बंजारन जरूर हूँ, मगर इस फेल को गुनाह समझती हूँ। तुम मेरे बाबा से मुझे मांग लो। तुम्हारे पास रुपया पैसा है, मेरे बाबा और कबीले को कुछ पैसे और जमीन दान कर दो, वो भी यही मान जाएंगे। मर्द के ऊपर ख्वाहिश का भूत सवार था। वो औरत की मज़ाहमत से बेपरवाह अपने काम में मशगूल था। औरत की मज़ाहमत और मुसलसल इनकार पर बैठी बैठी धीमी आवाज में बोला, पगली, प्रेम किया तो डरना क्या, जब दिल मिल चुके हैं तो जिस्म भी मिलने दो। औरत घबरा कर बोली, बाबू, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम गरीब जरूर हैं, मगर पेशावर नहीं। मैं अपने दिल के हाथों तुम्हारे इस वक्त बुलाने पर बाकी चली आई। भगवान के वास्ते मुझे जाने दो। सिकंदर को ना जाने क्यों मर्द की आवाज बहुत आशना सी महसूस हुई। अभी इन सोचों की भूल भुलैयों में गुम था कि अचानक इसे एहसास हुआ कि वो किसी की तन्हाई के लम्हात को देख रहा था। इसे हयासी महसूस हुई। इसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। इसने अपने फूलते हुए सांस को हमवार किया और दरवाजे पर दस्तक देकर ऊंची आवाज में कहा, तुम जो कोई भी हो, होशियार हो जाओ। मैं इस घर का मालिक हूँ और अंदर आ रहा हूँ। ये कहते हुए इसने दरवाजा खोल डाला। अंदर का मंजर इसकी उम्मीदों के खिलाफ था। कमरे में कोई भी नहीं था। बिस्तर की चादर बेशकल थी। कमरे में चांदनी भी मनकूद थी। अंदर का सर चकराने लगा। वो अपने कमरे में चला आया। बाकी रात इसे कभी खुशबू के झोंके आते हुए महसूस होते रहे, पायल की आवाज सुनाई देती, कभी चूड़ियों की झनकार इसके कानों के करीब सुनाई देती।
वो सुबह उठा तो इसका सर चकरा रहा था। इसने सुबह अम्मा शादा को बावर्ची खाने में नाश्ता बनाते देखा तो इनके करीब जाकर बोला, अम्मा यहाँ पास ही कहीं बंजारों ने पड़ाव डाला हुआ है क्या? इसने देखा अम्मा शादा का हाथ कांप सा गया। वो बेपरवाही से बोली, मुझे नहीं पता, बताओ आज तुम नाश्ते में क्या खाओगे? सिकंदर ने सर पर हाथ रखा और किचन टेबल के साथ कुर्सी खींचकर बैठ गया। इसने दबी दबी आवाज में कहा, अम्मा यकीन कीजिए मैं जब से यहाँ आया हूँ कुछ अजीब सा हो रहा है। कल मुझे यहाँ एक बंजारा और एक मर्द नजर आए थे। शायद वो घर खाली समझकर अंदर आ गए थे। आप लोग कहते हैं कि माली बाबा की पागल बेटी गुम हो गई थी, मगर जिस रोज मैं आया उस रोज वो सदर दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। सिकंदर ने देखा कि अम्मा शादा का रंग सर्द पड़ गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे सिकंदर की बात से शदीद दचका लगा था। अम्मा शादा ने मजीद तेजी से अपने हाथ चलाते हुए अपनी तवज्जो काम की तरफ कर दी। सिकंदर को एहसास हो गया कि अम्मा इसके किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाली थी। वो खामोशी से बाहर चला आया। इसने फैसला कर लिया था कि वो इस मसले को खुद हल करके दम लेगा। रात आई तो सिकंदर तैयार था। आज रात जागने का प्रोग्राम बनाया था। इसने कॉफी का थर्मास भरकर अपने पास रख लिया था। इसके पास भरा हुआ रिवाल्वर भी मौजूद था। इसने आज इन नौसरबाजों को सबक सिखाने का पक्का फैसला कर लिया था जो इसके फार्म हाउस को असेब सदा करार दे रहे थे। के 12 बज चुके थे मगर अभी तक कोई गैर मामूली हरकत इसने महसूस नहीं की थी। ना चाहते हुए भी इसकी आंखों में नींद उभरने लगी थी। इसकी पलकें नींद से बोझल हो रही थी और वो जल्दी दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। आँख खुली तो कमरा हस्बे मामूल बर्फ की तरह सर्द था। साथ वाले कमरे से सरगोशियों की आवाज आ रही थी। दबे पांव उठा उसने आस्था से दरवाजा खोला और देखा तो 2 लोग एक दूसरे में गुम थे। का चेहरा अंधेरे में था मगर औरत नौजवान खूबसूरत लड़की थी। अजीब बात ये थी कि ये लड़की इसके लिए बिल्कुल अनजान थी। वो ना बंजारन थी और ना माली बाबा की पागल बेटी थी। इसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर दस्तक देकर बा आवाज बुलंद ऐलान किया कि वो कमरे में दाखिल हो रहा था। मगर जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो हैरानो परेशान रह गया। हस्बे मामूल कमरा खाली था। इसे बाहर नशिस्तगाह से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई थी। बेख्तियार नशिस्तगाह की तरफ गया। देखा रंगीन कपड़ों में मलबूस बंजारन इसके सामने नशिस्तगाह के वस्त में खड़ी थी। लड़की के सामान का थैला सामने सोफे पर पड़ा था। इससे जांगती रंग बिरंगी पंखियां और मिट्टी के बर्तन बता रहे थे कि वो लड़की ये चीजें फरख्त करती थी। वो लड़की इस वक्त एक मर्द के सामने गिड़गिड़ा रही थी। सिकंदर ने देखा मर्द का चेहरा दीवार की तरफ था। सिकंदर ने कान लगाकर सुना। लड़की गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, बाबू मेरी मोहब्बत को मेरे लिए गाली मत बनाओ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भगवान के लिए मुझे अपना लो। इस मासूम को अपना नाम दे दो। मुझे वचन दिया था कि तुम मुझसे शादी कर लोगे। एक मुजस्मे की तरह साकत खड़ा था। लड़की ने भागकर इसके पैर पकड़ लिए। उसने नोटों की एक गड्डी निकालकर लड़की के मुंह पर फेंकी और सर्द महरी से बोला, क्या पता कलमुही तू किसका गुनाह मेरे सर पर डाल रही है। तेरे जैसी औरतों का क्या भरोसा, पता नहीं किस किस का दिल बहलाती है। लड़की तड़प उठी। इसने मर्द का गिरेबान थाम लिया